वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज हम क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है ये और प्रैक्टिस बेस्ड लेसन है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे इस लेसन का उतना ही ये आपको इजी लगेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा इस लेसन का इंट्रोडक्शन देखें तो ऑल दैट सब्सटेंस सराउंडेड अस हैव कार्बन कंपाउंड विद इन दैम, यानी कि जो भी सब्सटेंस हमारे सराउंडिंग है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं कार्बन इन्वॉल्व है या कार्बन कंपाउंड है। वो ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपाउंड कंपोनेंट्स इन द एनवायरनमेंट आर कार्बन बेस्ड, चाहे वो लिविंग हो या वो नॉन लिविंग हो, यहाँ तक कि हम खुद भी कार्बन कंपाउंड है। ह्यूमन बॉडी कंटेंस 18% कार्बन, ह्यूमन बॉडी में जो है 18% कार्बन ही है। एक्ट एज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जो कि एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है हमारी सेल्स में। इट इज़ नेसेसरी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है। और वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जो भी सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, सेल्स के अंदर जो भी रेस्पिरेशन होगा उसमें ये एसेंसरी है, यानी कि ये बहुत ज़रूरी है। कार्बन इज बेसिकली एन एलिमेंट, अगर कार्बन देखें तो एक एलिमेंट है। एंड इज ऑफ एक्सटेंसिव इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस बोथ इन इट्स एसेंशियल फॉर्म एंड इन इट्स कंबाइंड फॉर्म फॉर द सर्वाइवल ऑन अर्थ। यानी कि अगर हम देखें कार्बन एक एलिमेंट है, और कार्बन अगर हम एलिमेंटल फॉर्म में देख लीजिए या फिर वो कंबाइन फॉर्म में देख लीजिए, ये अर्थ के ऊपर सरवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कार्बन की अगर हम फॉर्म देखें तो क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कोयल है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये सारे क्या सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये क्या है, एलिमेंटल की फॉर्म में देख लीजिए या कंबाइन की फॉर्म में देख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें तो 0.02% है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयल, पेट्रोलियम और मिनरल्स की फॉर्म में है। और अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो 0.03% एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है एज ए फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब ये जो है कार्बन है वो कैसा बॉन्ड बनाता है, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें शेयरिंग की जाती है, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। द एलिमेंट हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल ऑलवेज हैव ए टेंडेंसी टू attain on octant in order to attain a noble gas configuration by gaining or losing electrons forming ionic compound। यानी कि जो ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 एलिमेंट से कम है, तो वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं, वो ऐसी एक तरह से टेंडेंसी रखते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका जो है वो ऑक्टेंट बन जाए। ऑक्टेंट मीन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के जैसे हो जाए, मीन्स वो स्टेबल हो जाए। इसके लिए वो क्या करेंगे, या तो लूज करेंगे या गेन करेंगे। अगर वो लूज या गेन करते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड बना देंगे। आयनिक कंपाउंड हम पहले पढ़ चुके हैं। इन केस ऑफ कार्बन, अगर कार्बन के केस की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ड्यू टू विच इट टर्म एज ए टेट्रावैलेंट, इसलिए हम कह सकते हैं ये टेट्रावैलेंट, यानी कि इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इट गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेंड द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। या तो ये गेन करे या लूज करे, जिसकी वजह से ये क्या है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि स्टेबल हो सके। कार्बन हैज़ 2 पॉसिबिलिटी, कार्बन के पास 2 पॉसिबिलिटी है। क्या, अगर वो क्या करे 4 इलेक्ट्रॉन्स को, अगर वो पॉसिबिलिटी इज अटेंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशन देखें तो दो, इसके अंदर अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6 है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इस पे माइनस ये प्लस 4 ले लेता है इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 10। ठीक है, और प्रोटॉन क्या होंगे 6, तो ये क्या होगा,
4 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इसलिए ये क्या है, आयंस बना देंगे नेगेटिव चार्ज के साथ, ये आयंस बना देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। बट इट विल बी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होल्ड करने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, इसलिए ये ऐसा नहीं करेगा। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी है ये लूज़ कर दे। अगर लूज वाली पॉसिबिलिटी देखें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, और प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं। अगर ये लूज कर देता है 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2, और प्रोटॉन 6 है, तो इसके ऊपर कैटायंस आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आयंस हो जाएंगे। बट इट विल आल्सो बी डिफिकल्ट ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज एनर्जी, इसके लिए बहुत ज़्यादा लार्ज एनर्जी चाहिएगी लूज करने के लिए, तो क्या होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, ऐसी कंडीशन में ये कार्बन क्या करेगा, शेयर करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, और इसलिए हम कह सकते हैं ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इलेक्ट्रॉन्स द आउटरमोस्ट शेल फॉर कंबाइनिंग इलेक्ट्रो एटम्स टू फॉर्म टू ऑफ अदर एलिमेंट, ये क्या करेगा, उससे शेयर कर कर क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर कर अपना बॉन्ड बना लेगा। ड्यू टू दिस शेयरिंग, अब इस शेयरिंग के कारण क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर अदर कंबाइनिंग एटम, कार्बन इज सेड टू ए कोवलेंट बॉन्ड, तो हम इस बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, यानी कि जिसमें शेयरिंग हो। कार्बन शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स विद 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है। इसी तरह यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसी तरह यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो हम कह सकते हैं CH4 एक कंपाउंड बन गया है, यानी कि इन्हें शेयरिंग बॉन्ड किया है। द कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग हैंस स्टेबल, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है और स्टेबल बॉन्ड बनाता है। कंपाउंड्स प्रोसेसिंग कोवलेंट बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मोलिक्यूल्स बट इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्मॉल लीडिंग टू लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये कोवलेंट बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं बट इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होने के कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नो चार्ज, अगर अब ये शेयरिंग कर रहे हैं तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इसलिए इनके ये नो आयंस, इनके ऊपर कोई ये आयंस नहीं होंगे, ड्यू टू विच कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम कह सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती क्योंकि इनके पास आयंस नहीं है। अब बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर रहा है, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन एल सेल, यानी कि लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। दी सेल नीड टू आइदर एक्वायर और लॉस इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन या तो ये क्या करेगा, एक्वायर करेगा, ठीक है, एक्वायर करेगा। उसके बाद है ताकि नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन हो सके, टू आइदर एक्वायर और लॉस इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, या तो एक्वायर कर लेगा या लॉस कर देगा, मतलब कि 2 और 6 है, ये क्या करेगा, या तो 2 ले ले या 6 लॉस कर दे। सो ईच एटम ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए क्या करेगा, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग बॉन्ड बना लेगा। द शेयर पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द ऑक्सीजन एटम कॉन्स्टिट्यूट ए डबल बॉन्ड, ये किसके साथ जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ये, इसको हम कहते हैं डबल बॉन्ड, कोवलेंट का डबल बॉन्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है और ये दूसरे वाला ऑक्सीजन है ये भी नॉन मेटल है। ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, और नॉन मेटल क्या करता है, दूसरे नॉन मेटल के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, एक मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अच्छा, अब नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर सेल में होंगे, तो ये क्या करेगा, ये भी दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि दो जब नॉन मेटल बॉन्ड बनाते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, शेयरिंग बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ वो
ये क्या है सिंगल वो सॉरी हाइड्रोजन के साथ, दूसरे हाइड्रोजन के साथ ये क्या है सिंगल बॉन्ड बना लेगा। अभी हमने पढ़ाई था, ये क्या है सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर, द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा नंबर में कंपाउंड बनाता है, बहुत ज़्यादा जो है वो कंपाउंड फॉर्म कर सकता है ये कोवलेंट बॉन्ड के कारण। कार्बन ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन प्रोसेस possess a unique ability to form a bond with other atom of carbon। ये एक कैटेनेशन के कारण इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अच्छे से बॉन्ड बना सकता है। गिव राइज टू ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। कंपाउंड हैविंग लॉन्ग चैन, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा लंबी चैन भी बना सकते हैं, जिसको कार्बन चैन हम कह सकते हैं। कार्बन ब्रांचेज चेन ऑफ कार्बन और कार्बन एटम अरेंज इन रिंग, ये क्या है चैन भी बना सकता है, रिंग्स में भी हो सकता है, और सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ये आगे हम पढ़ेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ देखिए कार्बन क्या है सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। इनको भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बन फॉर्म में सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड विद ईच अदर, ये बना सकता है। कार्बन गिव्स टेट्रावेलेंट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम ऑफ कार्बन और एनी अदर कंबाइनिंग मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। इसके पास टेट्रावेलेंट होने की वजह से ये किसी भी 4 एलिमेंट जो कि मोनोवैलेंट एक एक वैलेंसी वाले, जैसे कि ये है ये 1 वैलेंसी के हैं, तो ये 4 के साथ बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह क्लोरीन भी क्या है 4 क्लोरीन भी जोड़ सकता है ये, क्योंकि ये भी मोनोवैलेंट है, ठीक है। कार्बन फॉर्म ए कंपाउंड विद ऑक्सीजन, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जैसे कि ये बना दिया इसने डबल बॉन्ड के साथ। हाइड्रोजन के साथ ये देखिए मीथेन बना दिया, नाइट्रोजन के साथ ये नाइट्रोजन साइनाइड बना दिया। उसके बाद ये सल्फर बना सकता है, ये क्लोरीन बना सकता है, क्लोरोमीथेन बना सकता है, ये क्लोरोमीथेन बना दिया। बहुत से एलिमेंट्स ये इस तरह से बना सकता है। उसके बाद है द कंपाउंड फॉर्म्ड आर स्टेबल ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने का कारण ये क्या है स्टेबल है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स स्मॉल साइज विच एनेबल टू न्यूक्लियस टू होल्ड, और इसका छोटा साइज होने के कारण न्यूक्लियस इसको आसानी से होल्ड कर सकता है। द शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो शेयर इसने इलेक्ट्रॉन्स के उसको आसानी से होल्ड कर सकता है। उसके बाद सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं कार्बन कंपाउंड्स। कंपाउंड फॉर्म बाय लिंकिंग ऑफ कार्बन बाय सिंगल बॉन्ड, अगर कोई भी कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है जैसे कि ये, तो ये क्या है सैचुरेटेड बॉन्ड होगा, ठीक है। इसको हम एल्कलेन कह सकते हैं, एल्कलेन एक सैचुरेटेड बॉन्ड है। इसके जो मीथेन है, मीथेन भी इसी का एग्जांपल है सैचुरेटेड बॉन्ड का, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप ये डायग्राम में देखें तो देखिए एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जिसको हम मीथेन कहते हैं। ये नाम कैसे है उसको भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस सैचुरेटेड बॉन्ड इज एक्सट्रीमली यूज एज ए फ्यूल, ये फ्यूल के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि सीएनजी में, सीएनजी भी एक सैचुरेटेड बॉन्ड है। उसके बाद क्योंकि सीएनजी में क्या होता है मीथेन मोस्टली होती है। उसके बाद है द सेकेंड कंपाउंड इन ए सीरीज इज ऑफ सैचुरेटेड बॉन्ड इज इथेन, सेकंड जो होगा वो इथेन होगा, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अनसैचुरेटेड कौन से होंगे, अनसैचुरेटेड वो होंगे जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ अपना दूसरे कार्बन के साथ लिंक कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ आप देखिए 2 कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े, ये क्या है अनसैचुरेटेड होगा। अच्छा, उसके बाद है स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर स्ट्रक्चर होता है कि इसमें क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट इनका स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा। अगर आप यहाँ देखें इसमें ये एन ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। अब इसमें देखिए अगर हम इसको अगर इसका फॉर्मूला बनाएं तो इसमें देखिए कार्बन कितने हैं 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं 10 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, तो फॉर्मूला तो ये है
अगर इसका अगर हम काउंट करें तो कार्बन कितने 4 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 10 है। देखिए फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर आप देखिए, स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। ऐसे इस तरह के जो हम कहें स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आइसोमर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये 3 तरह के हो सकते हैं आइसोमर स्ट्रक्चर, जिसको एन आइसोमर एन स्ट्रक्चर, आइसो स्ट्रक्चर और नियो स्ट्रक्चर। अब एन स्ट्रक्चर तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है और आइसो स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक जो मीथेन है, मीथेन का मतलब एक कार्बन जो है वो ऊपर की तरफ जुड़ा होगा चैन में, और नियो में क्या होगा, एक ऊपर और एक नीचे जुड़ा होगा। ठीक है, इट मीन्स ये जो है एन स्ट्रक्चर तो 1 कार्बन से ही स्टार्ट हो सकता है, और नियो जो है वो कम से कम 4 कार्बन से स्टार्ट होगा, और सॉरी आइसो और नियो जो है वो कम से कम 5 कार्बन से स्टार्ट होगा। अब एक और आपको ये ध्यान रखना है, अब आप आगे देखा होगा आपने, कहीं जगह मीथेन लिखा हुआ था, कहीं जगह इथेन लिखा हुआ था, ब्यूटेन लिखा हुआ था, वो कैसे है वो देखिए। उसके लिए आपको नोमेक्लेचर यानी कार्बन का नोमेक्लेचर, कार्बन के नाम कैसे हैं, तो आपको एक ये नंबर ऑफ कार्बन्स के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। अगर किसी स्ट्रक्चर में एक कार्बन है तो हम उसको मिथ कहेंगे, 2 है तो इथ, 3 प्रो, 4 ब्यूट, 5 है तो हम पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट और 9 नन और 10 डेक। ये इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमने एक पढ़ा था सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड में यहाँ पे एक वर्ड आया जैसे मीथेन, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एल्कलेन आर सैचुरेटेड। एल्कलेन, अब किसी भी नाम के पीछे अगर ANE लगा हुआ है इट मीन्स वो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब जैसे यहाँ पे मीथेन, अब मिथ का मतलब हमें पता है क्या होता है, एक एक कार्बन होगा, और ANE लगा हुआ इट मीन्स सिंगल बॉन्ड के साथ। और इसी तरह अगर यहाँ पे देखें सेकंड की बात करें तो हम यहाँ पे एक आया है, मैं यहाँ लिख दूँ इथेन। अब इथेन का स्ट्रक्चर बनाना है, इथ का मतलब क्या है, 2 कार्बन, आप 2 कार्बन ले लीजिए, ANE है सिंगल बॉन्ड, दोनों कार्बन मैंने सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दिए। अब एक कार्बन क्या है, 7 टेट्रावैलेंट होता है, तो 7 वो सॉरी टेट्रावैलेंट होता है तो 4 एलिमेंट्स के साथ या 4 एटम के साथ ये शेयर करता है। तो देखिए अगर हम इन दोनों कार्बन की बात करें, इस कार्बन की बात करें, तो एक तो इन्हें शेयर कर लिया दूसरे कार्बन के साथ, ये वैकेंट है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, अब ये इसी तरह इस पे हाइड्रोजन, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H कितने हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, इथेन का क्या हो गया है, फॉर्मूला हो गया है, और ये स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, एल्कलेन का अगर हम कॉमन फॉर्मूला की बात करें, एल्कलेन का कॉमन फॉर्मूला तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये आपको भी याद रखना है, एल्कलेन का कॉमन फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब ये कैसे है देखिए, अभी जैसे मैंने इसका मीथेन का है, ये मीथेन का क्या है C1H4 है, और इथेन का क्या था C2H6 है। तो देखिए अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ CnH2n+2, तो n की वैल्यू क्या है 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू 1 1, n की जगह मैं 1 लिख दिया, H2 × 1+2, तो देखिए अगर CH1H2 बन जा 2 2 + 2 4, देखिए ये आ गया है। ठीक है, ये क्या है केमिकल इसका जो है फॉर्मूला हो गया, और इसको हम कहते हैं कॉमन फॉर्मूला ऑफ एल्कलेन। ठीक है, उसके बाद है इसी तरह आप किसी के भी बना सकते हो, जैसे कि अगर आपने बनाना है पेंटेन का, तो पेंट मतलब 5, 1 2 3 4 और 5,
ANE लगा हुआ है, मैंने सभी सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, सभी सिंगल बॉन्ड से है, ठीक है, सभी सिंगल बॉन्ड से हैं। अब ये क्या है, 3 वैकेंट है इसमें, टेट्रावैलेंट है तो एक इसके साथ जोड़ ही दिया इसने। तो ये क्या है, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि 2 यहाँ जुड़ चुके हैं। तो क्या बन जाएगा, C5H12, ठीक है, ये क्या होगा, पेंटेन का फॉर्मूला होगा। इस तरह से स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। इसी तरह अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हो, डबल बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्कलेन, ठीक है, एल्कलेन, और ट्रिपल बॉन्ड में एल्कलाइन, ठीक है। तो अब एल्कलीन और एल्कलाइन का देखिए, अगर एल्कलीन का ही हम देखें तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ मिथ से स्टार्ट करो, तो मिथ से एल्कलेन स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन जरूरी है, तो मिथ से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए हम ये इथ से स्टार्ट करते हैं, इथीन। इथीन का क्या होगा, 2 कार्बन होंगे और बाकी 2, देखिए 2 तो इन्होंने खुद बना लिया, अब वैकेंट कितने रहा, 1 और 1, 2 रहा दोनों का। तो ये क्या करेंगे, 2 पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो ये आपका C2H4 बन जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम कॉमन फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, CnH2n, हर बार ये कार्बन का डबल ही होगा हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, एल्कलाइन की बात करें, तो इसमें ये भी क्या होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 1 से नहीं होगा, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो 3 तो इन्होंने खुद शेयर कर लिए, 1 जो है वो ये हाइड्रोजन के साथ कर लेंगे। तो क्या होगा इसका, C2H2, यानी कि अगर कॉमन फॉर्मूला की बात करें तो CnH2n-2, 2n-2, ठीक है, ये होगा। अच्छा, अब इनका एक एक और हम बना के देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम कहें ब्यूटेन, ब्यूटेन का बनाने, ब्यूट मतलब 4, 1 2 3 और 4, ENE लगा हुआ है तो डबल बॉन्ड, किसी भी एक के साथ डबल बॉन्ड कर दो, मैंने इसके साथ डबल बॉन्ड कर दिया, तो 2 तो ये बना चुका है। अब वैकेंट कितने रहे, 2, इसने 3 बना लिए, वैकेंट 1 रहा, इसने 2 बना रखे हैं, वैकेंट 2 है, इसने 1 बना रखा है, वैकेंट 3 है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H8, ठीक है, H8, क्लियर। यानी कि किसी भी 2 कार्बन को, जरूरी नहीं कि आप इसी को जोड़ें, आप यहाँ इसको सिंगल कर दो, यहाँ डबल कर दो, फिर डबल कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा, सॉरी ये तो लगा रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन, इन दोनों में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा। क्यों, क्योंकि इस कार्बन ने 1 2 3 और 4 कंप्लीट कर ली, कहीं पे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो अगर हम कहें प्रोपेन की बात करें, YNE लगा हुआ है, इट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है, और प्रो मतलब 3, 1 2 3, कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। तो देखिए एक वैकेंट है इसका, इसके चारों कंप्लीट है, 1 2 3 4, चारों कंप्लीट है, यहाँ पे 3 वैकेंट है, 3 हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा, C3H, इसका कॉमन फॉर्मूला कहता है CnH2n-2, यानी कि n अगर हमारे पास 3 है तो 3 2 जा 6, 6 में से 2 -4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से आप बाकी ट्राई कर सकते हैं, खुद ट्राई करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा, आइसोमर स्ट्रक्चर जो है, आइसोमर स्ट्रक्चर जो होंगे वो अगर n है, n तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, आइसो जो है वो अभी मैंने आपको बताया कितने से स्टार्ट होगा आइसो के लिए, क्योंकि इसमें कार्बन जो होता है एंडिंग पॉइंट पे नहीं जुड़ा होगा, बीच में कहीं जुड़ा होगा, तो कम से कम 4 कार्बन होंगे, और नियो के लिए कम से कम
5 कार्बन जरूरी है। 5 से शुरू होगा, यानी कि वो पेंट से शुरू होगा और ये आइसोब्यूट से शुरू होगा, और एन जो है वो मिथ से भी स्टार्ट हो सकता है। डिपेंड करता है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, उसके बाद है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। ऑल कार्बन कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड कॉल्ड एल्केन, जिसका अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा। यहाँ पे क्या आएगा, एक मिनट, यहाँ पे 2 आएगा, ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 आएगा इसके फॉर्मूले में, N+2, ठीक है, CnH2n+2, ठीक है। उसके बाद है आगे अनसैचुरेटेड जो होगा उसमें क्या होगा, अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड की डबल या ट्रिपल, डबल वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एल्कलीन, जिसमें CnH2n फॉर्मूला होता है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें उसमें क्या होगा, एल्कलाइन, जिसमें CnH2n-2 होगा, ठीक है, -2 होगा, या 1 नहीं -2 होगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है बॉन्डिंग ऑफ कार्बन विद अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट के साथ अगर बॉन्ड करता है कार्बन तो क्या है, ये जैसे मीथेन, ये हमने पढ़ ही लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ की, या हाइड्रोजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पे क्लोरीन के साथ हो रही है। इन एडिशन टू हाइड्रोजन कार्बन आल्सो फॉर्म ए बॉन्ड विद अदर एलिमेंट लाइक हैलोजन, हैलोजन मीन्स क्लोरीन के साथ, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, सभी, यानी कि ये बहुत, क्योंकि वर्सेटाइल है, ये बहुत ज़्यादा कंपाउंड बना सकता है। 1 और मोर हाइड्रोजन बॉन्ड टू कार्बन कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द एलिमेंट मेंशन अबो, यानी कि इनमें से किसी भी कार्बन को, जैसे ये हाइड्रोजन है, किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी हेलोजन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, नाइट्रोजन, सल्फर, या किसी के साथ भी हम जो मोनोवैलेंट हो उनके साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। या फिर हम कहें कि अगर हम डाईवैलेंट के साथ अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो फिर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा हमें। ट्राई के साथ कर रहे हैं तो फिर हमें 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेट्रो एटम। हेट्रो एटम यानी कि अलग अलग तरह के इसमें एटम होंगे, हेट्रो एटम। उसके बाद है द हेट्रो एटम deliberate certain specific properties to the compound that alter its previous behavior irrespective of length and nature of the carbon chain. They are termed as a function group. ये क्या है, ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज रखते हैं, कंपाउंड डेट अल्टर इट्स प्रीवियस बिहेवियर इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ, यानी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी तो ये क्या है, अपने प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ के साथ इरिस्पेक्टिव हो जाएंगे, और इनका नेचर जो है वो इरिस्पेक्टिव हो जाएगा कार्बन चेन में, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। अब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को आगे हम पढ़ेंगे। होमोलॉजी सीरीज क्या होती है, नाम से पता चल रहा है, होमो का मतलब सेम, जिसमें क्या होगा, ए सीरीज ऑफ ए कार्बन विच सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे, उसको होमोलॉजी सीरीज कहते हैं। जैसे कि अगर इसमें देखें, ये तीनों होमोलॉजी सीरीज, क्योंकि तीनों में ANE सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसी तरह ENE वाले होते तो सारे वो ENE के होमोलॉजी सीरीज हो जाते, ठीक है। सिमिलरिटी द सीरीज ऑफ एल्कलेन एंड एल्कलाइन आल्सो फॉर्म ए होमोलॉजी। ये देखिए, ये दोनों डबल बॉन्ड के, ये ट्रिपल बॉन्ड के, ठीक है। उसके बाद है द सीरीज लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल हुआ, मिथेनॉल हुआ, इसमें देखिए सभी में नॉल है, इसमें नॉल है, तो सभी क्या है, एक तरह से होमोलॉजी सीरीज है। विद द इंक्रीज इन मोलिकुलर मास इन द होमोलॉजी सीरीज द फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग, जैसे जैसे अगर हम इनके अंदर इस चैन को बढ़ाएंगे और मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी।
उसके बाद बट द केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि है प्रेफिक्स और सफिक्स के रूप में हम यूज करते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें क्लोरो हेलोजन फंक्शनल ग्रुप की, इसमें क्लोरो और ब्रोमो जो है वो क्या है, आयोडो भी होता है, आयोडीन भी होता है, आयोडो, ठीक है। ये क्या है, ये देखिए नाम के आगे लगे हुए हैं, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोमीथेन। तो ये इस तरह से हम इनको यूज़ करेंगे। जैसे अगर मुझे क्लोरोमीथेन बनाना है तो क्लोरोमिथ मतलब एक कार्बन और ANE है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। क्लोरो मतलब एक क्लोरीन हम इसमें जोड़ दिया, बाकी हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये आपका बन जाएगा CH3Cl, ठीक है। ये इस तरह से केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा और केमिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। एल्कोहल, एल्कोहल जो है वो आप देखेंगे नॉल लगा मिलेगा, OL लगा मिलेगा, जैसे कि इथेनॉल और OH लास्ट में होगा। अब देखिए अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो इथेनॉल बनाना है तो मुझे क्या है, इथ मतलब दो कार्बन मुझे लेने होंगे, ए लगा हुआ है बीच में यानी कि सिंगल बॉन्ड है, ई होता तो डबल, वाई होता तो ट्रिपल, ठीक है। अब कार्बन के खाली जगह ये है, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या लगाना है, OH लगाना है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में OH लगाना है, लास्ट में OH लगा दिया तो मैं यहाँ पे बाकी जो खाली जगह है वहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। तो अगर मैं इसको लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, C2H, कितने हैं 1 2 3 4 5 और OH, ये क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। नाम लिखेंगे तो इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। इसके यहाँ पे अगर हम देखें एल्कोहल के, जैसे कि मेथेनॉल, ये इसका फॉर्मूला हो गया, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। इस तरह से आप नाम लिखेंगे, ब्यूटेनॉल। अच्छा, उसके बाद है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप में लास्ट में Al लगा मिले, जैसे इसमें OL था इसमें Al है, इथेनल, नल। तो और इसका जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का होगा। जैसे अगर मैं इसका बनाऊं तो इथेनल मीन्स इथ मतलब दो कार्बन जोड़ दिए, और इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर ये जो है ये हमें लास्ट में तैयार करना ज़रूरी है। तो मैं अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बनेगा। तो देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। अब देखिए अब वैकेंट कहाँ रहे हैं, कौन सा वैलेंट है, ये तीन हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिए मैंने, तो ये कार्बन के तो पूरे हो गए, 1 2 3 और 4, ये कंप्लीट है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। तो इसको ना अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखूंगा, सी, इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो इसमें कितने हैं, C1 2, तो हम यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको साथ में नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये वाला लिखेंगे CH3। अब इसको लिखेंगे CHO, अब इसको अलग से लिखना है CHO। तो ये आपका क्या होगा, इथेनॉल हो गया। इसी तरह अगर आप कहें कि हमें प्रोपेनल बनाना है तो प्रोपे का मतलब उसमें तीन कार्बन होंगे, तो एक कार्बन और मैंने यहाँ ले लिया, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया। ये वाला स्ट्रक्चर तो पीछे रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर है। तो अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, अब 5 हाइड्रोजन, और कार्बन कितने 2 कार्बन, ये और टोटल 3 होने चाहिए, ये 3 क्योंकि ये प्रोपेनल है। तो ये इस तरह से C2H5CHO हम इसका ये लिखेंगे। जैसे मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, तो आप देख सकते हैं सभी के लास्ट में CHO है, ठीक है। अब है कीटोन फैमिली। कीटोन फैमिली में क्या होगा, कीटोन फैमिली ये इसके लास्ट में आपको 1 लगा मिलेगा, जैसे कि इथेन वन, ए लगा हुआ सिंगल बॉन्ड है, इथेन 1, ये भी आपको पहचानना है। और इसका ये स्ट्रक्चर है। अब ये दोनों तरफ देखिए आपको ऐसा लगा मिल रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ एक एक कार्बन तो जरूर है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, सॉरी ये इथेनॉल से तो स्टार्ट नहीं होगा, ये इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि दोनों तरफ एक एक कार्बन है तो ये 3 से स्टार्ट होगा, तो इथ से तो ये स्टार्ट नहीं होगा, ये स्टार्ट होगा
प्रोपेन 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रोपेन 1 से, क्योंकि मिथ और इथ से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सेंटर में कार्बन होगा एक जिसके ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ी होगी। तो प्रोपे 1 से स्टार्ट होगा, तो इसमें प्रोपे में मतलब 3 कार्बन और बीच वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ा होगा। और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब इसको लिखना कैसे है, अगर इसको फॉर्मूला लिखें तो देखिए नाम में ही लिखा हुआ 1 1 1 1 करके लिखना है। इसको लिख लीजिए, पहले क्या लिखेंगे इसको, CH3। अब इसको लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, CO। इसको लिख लीजिए, अब क्या लिखेंगे, CH3। तो इसका ये बन गया आपका CH3 CO CH3। अगर और होते तो इसी तरह और जुड़ जाते। अगर इसी तरह अगर मैं बात करूं पेंटेन 1 की बात करें, तो पेंटेन 1 में क्या होगा, आप क्या करेंगे, पेंट मतलब 5, 1 2 3 4 5, 5 हमने लिए। अब किसी भी बीच के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, किसी भी, मैंने यहाँ जोड़ दिया। अब बाकी सभी के साथ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन हो जाएंगे, और ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब इसको लिखेंगे कैसे, पहले लाइन वाइज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, CH3, फिर से CH2, फिर से CH2, और फिर से क्या लिखेंगे, CO और CH3। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रो से स्टार्ट होगा, यानी कि 3 से स्टार्ट होगा। जैसे ये लिख दिया, उसके बाद 4 वाले में हमने देखी ये लिख दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि जिसको हम कहें, जिसके लास्ट में ओइक एसिड लगा मिलेगा, ओइक, इथेनोइक। और इसका ये, अगर हम इसको देखें तो आपको दिख रहा होगा, अगर ये वाला स्ट्रक्चर देखें, ये वाला स्ट्रक्चर, तो आपको ये ऐसा दिख रहा होगा, ये वाला, इसमें देखिए ये रहा। ठीक है, और अगर OH देखें तो OH ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों का मिलके ही ऐसा होता है ये इथेनोइक। नोइक का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये फंक्शनल इसका लास्ट में दिखेगा, इथेनोइक नोइक। देखिए अब स्टार्ट करते हैं, ये एक से भी स्टार्ट हो सकता है, जैसे मिथेनोइक बनाना है तो मिथ का मतलब एक कार्बन, और कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये तो बनाना ही बनाना। अब 1 2 और 3, 1 वैकेंट रह गया तो हाइड्रोजन, तो हम पहले हाइड्रोजन लिखेंगे और फिर ये वाला लिखेंगे CO, और ये वाला O, और ये H, COOH। इसी तरह अगर इथेनोइक का हम देखें तो इथ में 2 1 2, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर बना दिया हमने। और अब ये देख लीजिए जो बच गए वैकेंट, वहाँ पे हमें हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो हम क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे कार्बन 1 हाइड्रोजन 3, अब इसको लिखेंगे COOH। ये आपका इथेनोइक का फॉर्मूला हो गया। तो आप ये देखिए, मिथ से भी स्टार्ट हो सकता है, इथ से भी, प्रो से भी, ब्यूट से भी, आगे तक ये चल सकता है। क्लियर। उसके बाद द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज आइडेंटिकल एज सफिक्स बाय रिमूविंग द ई। लास्ट वाला जो ई है उसको हम हटा देते, जैसे इसमें देखिए ANE था तो इसका लास्ट वाला ई हमने हटाकर क्या लगा दिया, अगर हमें एल्डिहाइड का बनाना था तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे AL लगा दिया। अगर हमने कीटोन का बनाना था तो ONE लगा दिया। ठीक है, इसी तरह अगर हमें कार्बोक्सिलिक का लगाना था तो वहाँ पे OIC लगा दिया। तो इस तरह से हम इस लास्ट वाले को ई को हटाकर हम यहाँ पे लगा देते हैं ये। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है, ये हो गया। उसके बाद है ये साइक्लो। साइक्लो का मतलब साइकिल। द एल्केन विद कार्बन एटम्स अटैच इन द फॉर्म ऑफ क्लोज रिंग, एक क्लोज रिंग की तरह होंगे, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन यानी ये 3 से स्टार्ट होंगे, 2 से नहीं होंगे।
3 से स्टार्ट है तो देखिए इसमें 3 कार्बन जो है वो एक साइकिल की तरह जुड़े हुए हैं। ब्यूटेन में 4 साइकिल की तरह क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, ठीक है। इसी तरह साइक्लो एल्कलीन होगा तो इसमें भी क्या होगा, जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि प्रोपिन, साइक्लोप्रोपिन है ये, ठीक है, साइक्लोप्रोपिन, इसको साइक्लोप्रोपिन, प्रोपिन का मतलब 3 होंगे, इसमें 3 मैंने बना दिए। ई जुड़ा हुआ है यानी कि डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए, अब ये डबल बॉन्ड है, कहीं पे भी आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है। अब ये इस कार्बन की देखें तो इसने 3 तो बॉन्ड बना लिए, एक हाइड्रोजन का रहेगा, इसके 2 हाइड्रोजन के रहेंगे क्योंकि इसने 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, और इसने भी 3 बॉन्ड बनाए तो एक हाइड्रोजन का, तो इसको हम लिखेंगे C3H, कितने हो गए 1 2 3 4, यानी कि ये हमने पढ़ाई था, ये क्या होता है CnH, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n-1, ठीक है। टू एन, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 3 वैल्यू है, 3 2 6, और यहाँ सॉरी 2 ही होगा, ठीक है, ये 2 होगा, क्लियर। उसके बाद देखिए इसी तरह अगर हम ट्रिपल बॉन्ड में देखें तो ट्रिपल बॉन्ड में भी इसी तरह हो जाएगा कि अगर हम प्रोपेन की बात करें तो एक में आप ट्रिपल बॉन्ड कर सकते हो, और बाकी यानी कि ट्रिपल इसने 3 और एक 4 बना लिए, इसने 3 और 4, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बन गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ बच गए, तो आप लिख सकते हो C3H2, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टी, कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले कंबसन, ऑल द ऑलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ऑलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन मतलब जिसमें कार्बन जुड़ा हो, कार्बन के ही फॉर्म हो, जैसे ग्रेफाइट, कॉयल, ये सभी के कार्बन के, ये डायमंड है, ये क्या है ऑलोट्रोपिक फॉर्म है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, और साथ में हीट और लाइट। केमिकल इक्वेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड अंडर गोइंग द कंबसन, कंबसन का मतलब बर्न करना, किसी को जलाना, जैसे कि कार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट बनाएगा। इसी तरह इथेन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो क्या बना देगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट। इसी तरह पेंटेनॉल यानी कि एल्कोहल की फैमिली है, अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एंड लाइट, ठीक है। सैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन अंडरगो कंबसन गिव ए क्लीन फ्लेम, अगर कोई सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्डेड है तो वो क्लीन फ्लेम होगा, बट द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस ए सूटी फ्लेम, अगर लिमिट से मतलब बट इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिट सप्लाई ऑफ एयर, अगर लिमिट सप्लाई है ऑक्सीजन की तो वो सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम मतलब एक काला धुआं भी निकालेगा इनकम्प्लीट कंबसन के कारण। गैस स्टोव at home as a inlet of sufficient supply of oxygen and hence the maximum burn give a क्लीन ब्लू फ्लेम, घरों में आप गैस स्टोव देखते हैं, एलपीजी जलाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ये ग्रीन एक तरह से ब्लू फ्लेम निकलती है क्योंकि वो कम्प्लीटली बर्न होता है, सफिशेंट ऑक्सीजन उसको मिल रही है। बट इफ़ वी इनलेट गेट ब्लॉक्ड, अगर उसके कुछ छेद बंद कर दिए जाए तो क्या हो जाएगा, बॉटम जो है किसका, कोई भी सब्सटेंस है जो आप वेसल या कोई भी यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, बर्तन यूज कर रहे हैं, वो नीचे से काले हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती। Combustion of fossil fuel such as coal, petroleum containing nitrogen and sulfur leads to formation of oxide of nitrogen. कोयल और पेट्रोल में नाइट्रोजन और सल्फर होने के कारण वो नाइट्रोजन ऑक्साइड, जब उसको जलाया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड निकालता है, जिस जो क्या है हमें हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है। टेक ए गैस स्टोव हैविंग ए क्लीन इनलेट ऑफ फॉर सफिशेंट ऑक्सीजन, बर्न द स्टोव एंड हीट ए स्पून, द स्पून विल नॉट गेट डिप, अगर सफिशेंट ऑक्सीजन मिल रही है और आप उस पर स्पून ले जा रहे हैं तो वो स्पून ब्लैक नहीं होती, काली नहीं होती, क्यों, क्योंकि उसको सफिशेंट सप्लाई की ऑक्सीजन की मिल रही है। टेक अनदर गैस स्टोव हैविंग ब्लॉक्ड इनलेट, अगर दूसरा गैस स्टोव है जिसके कुछ छेद बंद है तो आप उस पर स्पून ले जाएंगे तो उस पर एक ब्लैक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, उस क्यों, क्योंकि इनसफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के कारण,
ठीक है। तो कार्बन जो अनबर्न्ड कार्बन है वो पार्टिकल उसके ऊपर चिपक जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें सफिशेंट अमाउंट में मिल रही है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखिए स्पून बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पे सफिशेंट अमाउंट में नहीं मिलती तो स्पून जो है वो ब्लैक हो जाती है। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड विल गिव ए येलो फ्लेम। अनसैचुरेटेड कार्बन जो होगा यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, वो क्या है, एक येलो फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। उसके बाद है अमाउंट ऑफ ब्लैक स्मोक, और काला धुआं निकालेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन मीन्स जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, या हम कहें कंबसन में भी तो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही तो कर रहा है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? जो एल्कोहल है, इथेनॉल है, जब इसको हीट किया गया तो ये क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक यानी एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये भी क्या है? एक ऑक्सीडेशन ही है। जब इसमें क्या है? ऑक्सीजन, यहाँ देखिए एक ही ऑक्सीजन था और यहाँ पे एक ऑक्सीजन और आ गया। क्या हुआ है? ऑक्सीजन जो है वो ऐड हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये एसिटिक एसिड बन गई है। इथेनॉल से ही एसिटिक एसिड बनती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? आगे देखिए एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है? ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कार्बन एड्स कार्बन हाइड्रोजन टू द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालाइट। कैटालाइज कौन से होते हैं? कैटालाइज वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या किसी भी रिएक्शन की रेट जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं, जो जल्दी जल्दी रिएक्शन करवा देते हैं, वो कैटालाइज होते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड कार्बन्स में होता है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। कैटालाइज सच है, जैसे कि इसमें कैटालाइज एज ए कैटालाइज यूज किया जाएगा प्लेडियम और निकेल। रिएक्शन टू डिफरेंट रेट विदाउट अफेक्टिंग द रिएक्शन, यानी कि ये क्या है? उस रिएक्शन की रेट को अफेक्ट किए बिना ही उसमें उस अनसैचुरेटेड को क्या है? सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है, जैसे निकेल ने इसके साथ रिएक्ट किया, ये क्या है? एक सैचुरेटेड रिएक्शन हो गई है, सैचुरेटेड हाइड्रोजन कार्बन बन गया है। और ये कहाँ यूज होता है? वेजिटेबल ऑयल्स में इसका यूज किया जाता है। एनिमल फैट ऑन द अदर हैंड हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन, और एनिमल फैट में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ए रिएक्शन इन विच वन फंक्शनल ग्रुप और एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या है कि एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एडिशन ऑफ क्लोरीन टू हाइड्रोकार्बन इज ए फास्ट रिएक्शन दैट रिजल्ट इन रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम वन बाय वन। और ये क्या है? ये जैसे कि इसमें क्या है? हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दिया वन बाय वन। धीरे धीरे सारे हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या बन गया? एक हमें क्या मिली है? मीथेन मिल गया है। यहाँ पे ये क्लोरोमीथेन से यहाँ पे हमें पर क्लोरोमीथेन मिल गया, हमें पर क्लोरोमीथेन मिल गया है। ठीक है, क्योंकि हर उसके ऊपर क्लोरीन अब जुड़ गया है। क्लोरीन रिप्लेस द हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन टू फॉर्म ए हाइड्रोकार्बन, यानी कि इसने हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया है इसके साथ। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की प्रॉपर्टी क्या है? इथेनॉल एग्जिट इन द लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। मिक्सचर ऑफ एल्कोहल टू इथेन, जैसे एल्कोहल को इथेन के साथ मिलाया जाता है तो हमें इथेनॉल मिल जाता है। उसके बाद इट इज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक। जो एल्कोहलिक ड्रिंक है, जो शराब पीने के लिए यूज होती है, उसमें इथेनॉल ही होता है। इवन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल इफ कंज्यूम्ड कैन क्यूज ए ड्रंकनेस, यानी कि अगर स्मॉल क्वांटिटी में अगर यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्यूज ये ड्रंकनेस उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ तक मतलब कि एक तरह से वो ड्रंकनेस हो जाएगी, उसमें एक नशा हो जाएगा, या फिर हम कहें एज ए ड्रिंक वो उसको यूज़ कर रहा है, स्मॉल अमाउंट में भी अगर वो यूज़ कर रहा है तो। बीइंग ए गुड सॉल्वेंट इट इज़ आल्सो यूज्ड ए मेडिसिन, अगर इसमें ये एज ए मेडिसिन भी यूज़ की जाती है, जैसे कि टेक्चर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप में भी इसका यूज़ किया जाता है। किसका?
ये क्या है, कफ सिरप यानी कि मेडिसिन जो खांसी की दवाई है या इस तरह की कुछ दवाइयों में भी इसका यूज किया जाता है इथेनॉल का। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, रिएक्शन विद सोडियम, अगर इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो टू एवल्यूट हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन ये गैस एवल्यूट करेगा। रिएक्शन ऑफ सोडियम विद इथेनॉल टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट फॉर्म along with hydrogen is सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड के साथ साथ ये हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करेगा। रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड कार्बन, ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्शन होगी तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही बनाएगा ये। उसके बाद रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इथेन और वाटर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद है इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़। इथेनोइक एसिड कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। उसके बाद विनेगर जो है, जो हम यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में, 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, वाटर में 5 to 8% एसिटिक एसिड मिला दिया जाता है तो वो विनेगर बन जाता है। एक्सट्रीमली यूज्ड एज द प्रिजर्वेशन इन पिकल्स, अचार को बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। प्योर एथेनोइक एसिड हैज ए मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन ड्यू टू विच इट फ्रोजन ऑफन फ्रीजेज इन कोल्ड क्लाइमेट गिविंग राइज टू इट्स नेम एज ग्लिसरीन। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 290 केल्विन है, इसलिए ये जो है ज़्यादातर ठंडे ही वहाँ क्लाइमेट में ये जम जाता है और ये वहीं उसको हम कहते हैं ग्लिसरियल एसिटिक एसिड। ठीक है। उसके बाद है एसिडिफिकेशन रिएक्शन। एस्टर आर यूज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड सच एज इथेनोइक एसिड एंड एल्कोहल सच एज इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कैटालाइज, यानी कि जब इथेनोइक एसिड और इथेनॉल जब रिएक्ट करेंगे तो ये जो हमें मिलेगा वो एस्टर मिलेगा। एस्टर एज ए स्वीट स्मेलिंग, एक मीठी सी स्मेल होती है इसकी। यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज़, परफ्यूम में इसका यूज़ किया जाता है या फिर फ्लेवर्स, खाने में फ्लेवर्स जो होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। रिएक्शन ऑफ एस्टर विद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो यानी कि कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कन्वर्जन ऑफ एस्टर टू एल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलेगा। द अबो रिएक्शन इज नॉन एज स्पोनिफिकेशन, ये जो रिएक्शन है ये क्या है, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन है। इज एक्सटेंसिवली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, जो कि साबुन बनाने के लिए यूज किया। साबुन में भी तो एक स्मेल आती है ना, एक स्वीट स्मेल, वो इसी के कारण होती है। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, एसिटिक ये एस्टर है, उसको क्या किया गया यहाँ पे सोडियम किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाने पे हमें ये मिला, जिसको हम एल्कोहल प्लस में सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिएक्ट विद बेस, जब कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगी लीड टू प्रोडक्शन ऑफ साल्ट एंड वाटर, तो ये साल्ट एंड वाटर, क्योंकि ये एसिड है ये बेस है तो साल्ट एंड वाटर बनाएगी। फॉर एग्जांपल इट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट ऑफ सोडियम इथेनोएट और कॉमनली नोन एज सोडियम एसिटेट मिल जाएगा हमें, और साथ में वाटर मिल जाएगा। सोडियम एसिटेट मिल जाएगा, साथ में हमें वाटर मिल जाएगा। ये इथेनोइक है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये रिएक्ट करने के बाद हमें ये मिलता है। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, ये सोप ही है। ठीक है। उसके बाद रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कार्बोनेट आयंस बना देगी। On the other hand, hydrogen carbonate are formed the carbon dioxide react with water, और ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी जब वाटर के साथ रिएक्ट होगी। देख लीजिए, ये रिएक्ट होने के बाद हमें ऐसा मिल रहा है। ये एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट लीड टू प्रोड्यूस ए सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब ये कार्बोनेट एथेनोइक एसिड है जो कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें मिलेगा। द सॉल्ट प्रोड्यूस कॉमनली नोन एज सोडियम एसिटेट, ये हमें सोडियम एसिटेट की फॉर्म में मिलेगा। अब सोप कैसे बनता है,
सोप जो है, डर्ट इज ऑयल इन नेचर एंड प्रेजेंस हैंस डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। ये जो है डर्ट जो है ऑयली जो है नेचर का होता है, ये पानी में घुलता नहीं है। टू रिमूव दिस डर्ट, और इसको साफ करने के लिए वो यूज़ द सोप, हम सोप का यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट उसमें होता है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अब इसमें क्या होता है, हेड और टेल होता है। जो हेड होता है वो वाटर अट्रैक्टिंग होता है और जो टेल होती है वाटर रिपेलिंग होता है, यानी कि वाटर के साथ जुड़ता कौन है, हेड, और ये जो है वाटर से रिपेल हो जाता है। इन ए सोप द आयनिक एंड इज हाइड्रोफोलिक एंड हैंस डिजोल्व इन वाटर। ये जो इसका हेड होगा ये क्या होगा, ये हाइड्रोफोलिक होगा जो वाटर के साथ डिजोल्व हो जाएगा। द एंड कंटेनिंग कार्बन चैन इज हाइड्रोफोबिक, और जो ये वाला जो होगा ये हाइड्रोफोबिक होगा टेल, हैंस डिजोल्व इन ऑयल, जो डिजोल्व वाटर के साथ तो रिपेल हो जाएगा और ये तेल के साथ जो है वो जो चिकना पदार्थ है उसके साथ जुड़ जाएगा, लीड टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर, और उसके साथ एक स्ट्रक्चर बना लेगा, मिसेल्स डेट डिजोल्व इन द डर्ट इन वाटर देयर बाय मेकिंग इट ईजियर टू क्लीन, और जिसके कारण क्या है उसको साफ करना आसान हो जाएगा। जैसे ये देख लीजिए, ये रहा हेड, ये है, और ये टेल है। टेल इस डर्ट के साथ चिपक रही है, इससे जुड़ रही है, और जिसके कारण ये इसके साथ घुल जाएगी और आसानी से इसको छुड़ा लिया जाएगा। दिस लीड टू क्रिएट ए इम्युलेशन इन वाटर, ये वाटर में आप देख सकते हैं। बट इन केस हार्ड वाटर, अगर हार्ड वाटर की बात करें तो बिकम डिफ़िकल्ट टू फॉर्म ए फोम, तो वहाँ पे ये झाग बनाने, फॉर्म बनाना मुश्किल हो जाता है। विद ए सॉल्ट ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में सॉल्ट की प्रेजेंस के कारण। इन दैट केस अनदर काइंड ऑफ क्लीनिंग एजेंट, तो हम एक दूसरे क्लीनिंग एजेंट का यूज़ करते हैं जिसको हम डिटर्जेंट कहते हैं। डिटर्जेंट देखिए, डिटर्जेंट आर क्लीनिंग एजेंट प्रोसेस अमोनियम, इसके साथ इसमें क्या होता है अमोनियम होता है, सल्फोनेट सॉल्ट होता है, और इसी ये लॉन्ग चेन होती है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, डेट इज यूज टू क्लीन द क्लॉथ। हार्ड वाटर में ये हार्ड वाटर को हार्डनेस को रिमूव करती है। हार्ड वाटर इज द वाटर कंटेनिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये हार्ड वाटर क्यों होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। सोप फॉर्म्स लेदर विद दीज कार्बोनेट साल्ट देयर बाय मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू क्लीन द क्लॉथ, और ये जो साबुन इसको साफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। द चार्ज एंड ऑफ द डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म ए स्कम और पेरिस्पिटेट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स। ये डिटर्जेंट में जो आयनिक एंड होता है, यानी कि हम कहें एक हेड होता है एक टेल होती है, ये टेल जो है इनके कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, जिसके कारण क्या उसको ये आसानी से साफ कर देता है। Therefore, they remain effective in cleaning dirt in hard water एज कम्पेयर टू सोप, इसलिए ये हार्ड वाटर में आसानी से सही काम करता है, इफेक्टिव काम होता है इसका। दे आर आल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ द शैम्पू, शैम्पू भी इसी से बनते हैं, और वेरियस क्लीनिंग प्रोडक्ट भी इसी से बनाए जाते हैं। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट। ओके, थैंक